धन्यवाद सर। अब इस वेबिनार में अगली वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर जूही गुप्ता मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा, और उसके पहले मैं मैम का थोड़ा सा परिचय अवश्य देना चाहूंगा। मैम BHMS MD हैं और PhD स्कॉलर हैं। साथ ही साथ मैम वर्तमान समय में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी और में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल में 2001 से, और साथ ही साथ PG होम्योपैथी में 2016 से रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स पे वो अध्यापन करती हैं। साथ ही साथ मैम मेंबर गवर्निंग बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है। साथ ही साथ मेंबर एडवाइजरी कमेटी प्रोग्राम क्वालिटी असेसमेंट प्रसार भारती दूरदर्शन में एक मेंबर हैं, और एक्स मेंबर हैं साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड CCRH मिनिस्ट्री ऑफ आयुष न्यू दिल्ली। मैम की और भी उपलब्धियां हैं, वो रिव्यूअर हैं इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH न्यू दिल्ली, होम्योपैथिक लिंक्स इंटरनेशनल जर्नल फॉर क्लासिकल होम्योपैथी, MD स्कॉलरशिप अवार्ड CCRH मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मार्च 2020 में मेंबर रिव्यूअर हैं। इसके अलावा मैम को ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है एक्सीलेंस इन सर्विसेज अवार्ड फॉर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी गिवन बाय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन चिकित्सा संसार, युवा चिकित्सक सम्मान। इसके अलावा और भी बहुत लंबी श्रृंखला है सम्मान और पुरस्कारों की, जिसमें एक्सीलेंस इन सोशल सर्विस है जो कि अवॉर्डेड इन जनवरी 2018 बाय सेवा भारती मध्य प्रदेश। और वर्तमान समय में मैम बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें वो मेंबर हैं, जिसमें कि वो UPSC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नवंबर 2017 में एक्सपर्ट थी, और साथ ही साथ अपॉइंटेड एक्सपर्ट इन गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन 2019, अपॉइंटेड एक्सपर्ट बाय एम्स फॉर सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक MOs जनवरी 2018, और अपॉइंटेड मॉडरेटर फॉर रिसर्च ऑफिसर सिलेक्शन बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018। इसके अलावा मैम एज एक्सपर्ट इन सिलेक्शन कमेटी फॉर रिसर्च एसोसिएट्स एंड ऑफिसर बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016। मैम मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी हैं मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में। और साथ ही साथ इसके अलावा मैम के बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स और आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जिसमें कि नेशनल लेवल पे 21 और इंटरनेशनल लेवल पे 5 उनके पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और नेशनल लेवल पे 54 और इंटरनेशनल लेवल पे 9 उनके पेपर उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। मुझे लगता है कि मैम को इन सब अभी आगे ऐसी उपलब्धियां हासिल होती रहेंगी। इन सब चीजों के लिए, इन सब उपलब्धियों के लिए मैं उनको बधाई देता हूं और अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैम धन्यवाद डॉक्टर संदीप जी। मैं डॉक्टर अवनी जी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर जूही गुप्ता जी के को अनम्यूट करें और एक जानकारी दे दें। हाँ चलिए, आपका अनम्यूट हो जी, अनम्यूट है अब। हाँ, अब एक जानकारी दे दें कि इस वक्त 100 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमारे जूम पर, बहुत से फोन आ रहे हैं, और कुल मिला जुला के मुझे लगता है कि ये बहुत सफल वेबिनार है और ढेर सारे श्रोता लोग फेसबुक पर देख रहे हैं। तो डॉक्टर जूही गुप्ता जी से आग्रह है कि वे अपने विषय। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अवनी जी, आपकी आवाज आ रही, बताएं। हम ये कह रहे हैं जो मुख्य वक्ता हैं आज के, वो अभी जुड़े हैं कि नहीं हम लोग के साथ में? अभी मैं देख लेता हूँ। जूही जी का होने दीजिए। कैपेसिटी 100 हो चुकी है कैपेसिटी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग को फिर थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, हाँ हो सकता है वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ ना पा रहे, क्योंकि 100 पूरे हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके बोल देता हूँ, और उनका नंबर आपको दे दूं क्या? नहीं, आप बात करिए, मैं मैम को आमंत्रित करता हूं। मैम अपने उद्बोधन से हम सभी को अनावृत करेंगे। डॉक्टर जूही गुप्ता। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी। तो ये बहुत हर्ष का विषय है, और काशी प्रांत बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत काम करते हैं, हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं पर उतना काम नहीं कर पाते हैं। होम्योपैथी के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, और जैसा कि पूर्व में सबने बताया कि कोविड को हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है।
जी। अब फेसबुक पर देखिए 100 पूरा हो गया। कोविड जो है, मैं एक अनुरोध करूंगी कि मेरी स्क्रीन शेयरिंग को अलाउ कर दीजिए। जी, मेरी स्क्रीन शेयरिंग को अलाउ कर दीजिए। जी मैम, कर दिया। जी जी। तो जो कोविड है, ये असल में एक समस्या है। हम इसको चाहे जो नाम दे दें, चाहे इसको जो रिप्रेजेंटेशन दे दें, लेकिन ये एक आई ओपनर है। हमारी आंखें खोलने के लिए 100 साल बाद प्रकृति ने फिर करवट ली है। 1918 में इसी तरह की एक समस्या आई थी और उसमें कहा जाता है 50 मिलियन लोग मरे थे पूरे विश्व में। पर उस समय हमारे पास इतने साधन नहीं थे एक दूसरे से जुड़ने के, कम्युनिकेट करने के, और शायद उसके इतने रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ा ओपनर है जो हमें सिखा रहा है कि कैसे हमें आने वाले जीवन को और आने वाली पीढ़ियों को सिखाना है कि वो किसी भी समस्या में स्वस्थ रहे। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के बहुत ही काबिल डॉक्टर आंद्रे साइन की एक स्टडी से, जिसमें उन्होंने 10,000 रेफरेंसेस दिए हैं होम्योपैथी इन एपिडेमिक्स के ऊपर। ये रेफरेंसेस डॉक्टर हैनीमैन से लेके आज तक के हैं और इन 10,000 एविडेंसेस में ये सिद्ध हुआ है कि होम्योपैथी का सबसे बड़ा प्रभाव पैंडेमिक्स में, महामारी में मॉर्टेलिटी अर्थात मृत्यु दर को रोकने का है। और आज के परिवेश में हम ये देखें तो आज ये सबसे बड़ा चैलेंज है, मृत्यु को रोकना। जितनी हाहाकार है, चाहे वो रेमडेसिविर के लिए हो, चाहे वो टॉसिलिमोब के लिए हो, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो, वो अर्ली स्टेज के लिए नहीं है, वो मृत्यु दर को रोकने के लिए है। और हमारे पास एक सिस्टम है जो इसमें एस्टैब्लिश्ड है, इसका इसमें बहुत अच्छे से स्थापित कार्य है। इसमें आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, निमोनिया, येलो फीवर, हर तरह की डिजीजेस के एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंसेस संग्रहित है। और ये एक ऐसी सीख है जो डॉक्टर आंद्रे ने दी है कि उसमें हमें पता चलता है कि इंडिविजुअलाइजेशन मतलब व्यक्तिवार दिए जाने वाली दवा के साथ साथ और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ साथ ऐसी भीषण महामारी में हमको एन मास प्रिवेंशन, एन मास ट्रीटमेंट के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना होगा। मतलब ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें हमारा समय बचे पर हम अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान कर सके। तो मैंने अपने वक्तव्य में ये बताया है कि पूरी की पूरी इस महामारी ने हमें कुछ ज्ञान दिए हैं। और मैं पुनः इस बात को कहूंगी, मैं रिसर्चर हूं, मैं रिसर्च में टोटली डूबी हुई हूं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ट्रेडिशंस आर रिसर्च डेटा। इनसे बड़ा कोई रिसर्च डेटा नहीं है। आप मुझे बताइए, आप और हम बचपन से दूध क्यों पीते हैं? कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ के हम दूध पीते हैं? हम पालक खाते हैं, घास नहीं खाते। कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ा हमने, हमारी माँ ने? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा देश एक सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। हमारी कल्चरल वैल्यूज में हमारी हेल्थ, हमारी खुशी, हमारी हर चीज सम्मिलित है। और यदि हम उस ट्रेडिशन को अंग्रेजी सिस्टम के हिसाब से ट्रांसलेट करने में ही अपनी सफलता मानेंगे तो हम ऐसे पैंडेमिक्स का बार बार सामना भी करेंगे और हम अपने आप को खड़ा करने में भी दुख तकलीफ पाएंगे। और साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज होना तय है, क्योंकि वो वर्तमान में प्रचलित बुराइयों को तो अपना लेंगे लेकिन अपने ट्रेडिशंस में, अपनी विरासत में जो अच्छाइयां थी उनसे अनभिज्ञ रह जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा लेसन कैरी होम जो मैं इसमें करती हूँ कोविड में, वो है शाकाहार। शाकाहारी बनिए, ऐसी बीमारियों से बचे रहिए। और यदि मेरे साथ में इसमें कोई पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जुड़े हैं तो वो आपको बता देंगे कि जितनी भी बीमारियों में संक्रमण का अधिक खतरा है उनमें से अधिकांश जानवरों के माध्यम से आती है। और हमारी परंपराओं में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना से लेके मैं आपको बताती हूँ हमारे पास क्वारंटाइन का कितना पुराना इतिहास है। हमको माता निकलती थी। माता निकलना मतलब शरीर पे एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से विभिन्न तरह के फोड़े निकलना, जो सिर्फ शरीर के ऊपरी भाग पे दिखाई देते थे पर होते अंदरूनी भी थे और जिनका बड़ा डीप इम्पैक्ट होता था, हाईली इन्फेक्शियस होते थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ते थे। क्या करते थे हम? उस व्यक्ति को कमरे में बंद कर देते थे, क्वारंटाइन। उस व्यक्ति को नहाने धोने के लिए मना करते थे, टेम्परेचर वेरिएशन से बचाते थे। उस कमरे में पंखा नहीं चलता था, उस घर में हल्का भोजन बनता था, तड़का नहीं लगता था क्योंकि उससे उसकी स्किन के ऊपर बर्निंग आएगी। उस व्यक्ति को आइसोलेशन में रख के और उन वायरल
डिजीजेस का जितना टाइम है, नॉर्मली किसी भी वायरल डिजीज का 2 वीक्स क्वारंटाइन है, उतने समय तक हम उस व्यक्ति को अलग रखते थे। बाद में उसके जो पपड़ियां निकलती थी, जो भी इंफेक्शियस मटेरियल था, उसको हम जमीन में गाड़ देते थे। ठीक, हमने उसकी डेड बॉडी को गाड़ दिया और वो व्यक्ति भी सेफ हो गया। उसको नीम से स्नान कराया जाता था, उसको पूजा पाठ कराई जाती थी, शरीर पे हल्दी का लेप लगाया जाता था। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे पास है। स्वस्थ जीवन शैली हम सबको पता है, ये हमारा ट्रेडिशन है, हमने उससे भटके और हम बीमार पड़े। हमारे प्राचीन त्योहारों का सबका इम्प्लीकेशन है और हमारी जिम्मेवारियों का इम्प्लीकेशन है। माँ बच्चे को सिखाएगी, पिता बच्चे को दायित्व देगा, त्योहार में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि भारत के ट्रेडिशंस, हमारी विरासत ही हमारा शोध है, तब तक हम ऐसी समस्याओं से न सिर्फ प्रभावित होंगे, बल्कि बहुत बार हमें उनकी वजह से अपमानित भी होना पड़ेगा, जैसा हम आज जिस स्थिति में खड़े हुए। सभी लोगों से जो होम्योपैथी में रुचि रखते हैं या होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, मेरा अनुरोध है, मैंने 3 कॉन्टेक्स्ट दिए हैं कि आज की डेट में आपको अगर ऑथेंटिक अनबायस्ड मटेरियल पढ़ना है तो पूरे विश्व में, ये मुझसे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, क्लिनिकल रीपर्पोसिंग है। रीपर्पोसिंग का अर्थ है पूरे विश्व में सारी चिकित्सा पद्धतियों में चिकित्सा मटेरियल का सिर्फ प्रयोग का प्रकार बदला है। जो दवा किसी और काम आ रही थी उसको कर रहे हैं, तो रीपर्पोजिंग ऑफ मेडिसिन किया है। और होम्योपैथी की ये निहित प्रॉपर्टी है। होम्योपैथी की प्रत्येक दवा रिपर्पोज होती है इंडिविजुअलाइजेशन और टोटलिटी के आधार पे। ये आर्टिकल आप पढ़ें जो होम्योपैथी ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल में पब्लिश हो चुका है। एक हमारा आर्टिकल है जिसमें हमने इम्यूनोमॉड्यूलेशन के ऊपर होम्योपैथी का इतिहास बताया है। ये दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है आज के समय में। इम्यूनिटी डेवलप नहीं करना है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना है। जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको डाइवर्ट करना है ट्रीट करने के लिए, वो परिस्थिति जो आज पैदा हुई है। ये प्लीज आप पढ़ें, किसी को ना मिले ये आर्टिकल्स मैं प्रोवाइड करूंगी। और जो भारत का CCRH का जर्नल है, इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, उसका पूरा एक संस्करण निकला है होम्योपैथी के ऐसे कार्यों और प्रयासों का। तो जो होम्योपैथिक चिकित्सक है या छात्र है वो विशेष रूप से इसे पढ़ें ताकि उनका स्तर सुधरे और उनको इस डिजीज का एक्चुअल स्टेटस समझ आए। अब अपने बात में मुझे 30 मिनट में कंप्लीट करनी है। मैं कुछ बातों पे विशेष ध्यान दूंगी, रिपीटेशन नहीं करना चाहूंगी। मैं फेजेस में बोल रही हूँ, हर फेज में क्या हमको मिल रहा है और क्या उसमें सामान्य ट्रीटमेंट है। और जो उसमें सामान्य ट्रीटमेंट है हम सबको आंखें खोलनी है, वो होम्योपैथी में है कि नहीं, वो सब है। लेकिन क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हमने उतना श्रम उसमें डाला है? एक बार इसको सुनिए, शायद इससे कुछ मदद मिले। सबने बताया जैसे कि प्रिवेंटिव फेज, तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। और जो रिपर्पोजिवनेस वाला आर्टिकल था वो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है डॉक्टर देवव्रत और डॉक्टर रोजा का। उसमें उन्होंने बताया है कि भारतवर्ष में इस कोविड-19 में 29 स्टडीज हुई है होम्योपैथी की CCRH के माध्यम से, जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, CTRI हाईएस्ट बॉडी। उसमें से 15 प्रोफाइलैक्सिस यानी बचाव पे और 14 ट्रीटमेंट में हुई, जिसमें से 6 इंडिविजुअलाइजेशन पे हुई हाईएस्ट रैंडमाइज्ड ट्रायल। और सौभाग्य से 300 मरीजों पर एक रैंडमाइज्ड ट्रायल उसमें से मैंने भी किया है। और उन 300 के बाद आज तक लगभग 200 से 225 और मरीज, और अब तो गंभीर भी मरीज हैं जिनको साथ में होम्योपैथी की दवा दे रही हूँ और लोगों से सेटिस्फाई होने का और लोगों से सुधार का ही इनपुट पा रही हूँ। तो जो प्रिवेंटिव फेज है उसमें होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल होता है जीनस एपिडेमिकस, जिसमें हम पूरी बीमारी में क्या रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं हर एज ग्रुप में, पुरुष महिला दोनों में, सभी प्रकार के लोगों में जिनका भिन्न भिन्न प्रकार का पोषण है। ऐसा करने में भारत सरकार की टीम ने आया, उसमें आर्सेनिक एल्बम 30 नाम की जो दवा है बहुत उपयोगी है, उस पे एक स्टडी हुई है। और उस स्टडी में 40,000 से ऊपर पॉपुलेशन, दिल्ली की जो स्टडी जो भारत सरकार ने अप्रूव भी कर दी है, उसमें 5 रुपए की दवा में, 5 रुपए से भी कम दवा में 80% पॉपुलेशन 9 हफ्ते तक प्रोटेक्ट हुई है। और ये स्थापित है भारत सरकार के माध्यम से हुआ है। तो 80% अभी तक फील्ड में किसी वैक्सीन का भी रिजल्ट नहीं है। मैं वैक्सीन को कंडेम नहीं कर रही हूँ, वैक्सीन का एक्शन बहुत अलग है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन आप इस बात को समझें कि हमको टोटलिटी में ग्रैब करना है, हमको पहले से बचाव के ऊपर भी काम करना है और आगे तक इस बचाव को लेके जाना है।
कॉस्ट इफेक्टिविटी भी है, और सेकेंड वेव में भी टोटलिटी के बाद अभी सीसीआरएच ने कुछ दिन पहले एक दूसरा डॉक्यूमेंट निकाला है, यही दवा आ रही है और इस दवा की 200 पोटेंसी पे भी अब कुछ काम हो रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर। यदि हम देखें जो आरटीपीसीआर टेस्ट हम सब सुनते हैं वो काफी लोगों ने करवा भी लिया है। मैं ये बताना चाहूंगी कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं उन लोगों में 54% स्वैब इसके पॉजिटिव होते हैं, नेजल स्वैब, और बलगम या स्पूटम यदि हम लेते हैं तो वो 71% सेंसिटिविटी टेस्ट की है 2 से 8 दिन पे किए जाने में। और आपको बताऊं, कोई व्यक्ति शायद ही ऐसा हो, यदि परिवार में कोई और संक्रमित हो गया तो बात अलग है, नहीं तो चौथे या 5वें दिन तक तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम संक्रमित हो गए हैं। तो ये बात इस बात को और ज्यादा एम्फसाइज करती है कि सिम्टम्स के ऊपर रिलायबिलिटी आपकी और बढ़ जाती है। मतलब समस्त आयुष चिकित्सा पद्धतियां जो रोगी के लक्षण, व्यक्ति की विशेषताओं के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती हैं, उनका और बढ़ जाता है। जैसे एक छोटी बच्ची मुझसे बोलती है कि मेरा आज सुबह जो मैंने स्टूल पास किया वो थोड़ा लूज था, थोड़ा पतला था, तो मेरे एकदम अलर्ट पे आ गई मैं कि ये बच्ची का प्रथम लक्षण हो सकता है, और हमने उसको मॉनिटरिंग पे डाल दिया। वो बच्ची पॉजिटिव थी और उसकी पॉजिटिविटी से हमें कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि वो हैंडल हो गई पहले। तो इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स हमको मिले हैं। लेडी बोलती है सुबह उनको ठंड लगी सो के उठने से पहले। तो इस तरह से हमको ध्यान देना है। अब सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ उस एसिम्प्टोमेटिक फेज की जो शुरू के 4 से 5 दिनों में आता है। ये जो शुरू से 4-5 दिनों में रहता है, जिसमें व्यक्ति में लक्षण नहीं डेवलप होते, ये फेज समाज के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें उसकी नेजल एपिथेलियम में बहुत अधिक मात्रा में वायरसेस होते हैं। यूं तो वायरस का लोड अधिक नहीं होता, लेकिन सबके सब ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर छींकने से और खांसने से वो ये वायरसेस दूसरों को दे देता है, तो वो हाईली इन्फेक्शियस होता है। और इस समय पे यदि हम नेजल स्वैब टेस्टिंग करते हैं तो वो पॉजिटिव भी आ जाती है। अब यदि हम पूरे विश्व की सारी चिकित्सा पद्धतियों के एडवाइजेस को मैंने संकलित किया है, तो उसमें सिर्फ टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं कि भाई तुम्हारा तापमान कितना बढ़ रहा है। उसका टेम्परेचर बेसिकली हम उसकी बॉडी का रिएक्शन देखना शुरू करते हैं कि वायरस के प्रहार को कैसे उसकी बॉडी डील कर रही है। ट्रीटमेंट उसमें क्या कहते हैं, कोई ट्रीटमेंट मत लो, खूब पानी पियो, हो सके तो ORS लो। नॉन डायबिटिक लोग मीठा नमकीन दोनों ले सकते हैं, जो डायबिटिक है वो इसको संयमित रूप से लें, और बहुत अच्छा पोषण लें। अब यहाँ पर पोषण की बात करते हैं तो फिर हम अपने ट्रेडिशन पे वापस जाते हैं, कल्चर पे, क्योंकि बसंत ऋतु में और इस समय के पोषण में हमारा भोजन कफ को निकालने वाला होना चाहिए, शरीर से व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन होना चाहिए, कफ कारक नहीं होना चाहिए। इसकी स्पष्ट व्याख्या हमारे ट्रेडिशन में है, और पुराने जमाने की माताएं सब जानती हैं कि होली के बाद क्या खाया जाएगा और दिवाली के बाद क्या खाया जाएगा। अब अगर हम दूसरे फेज पे आते हैं, जिसमें ये जो वायरस है इसकी संख्या थोड़ी बढ़ी, और जो नाक के बाद का पूरा लंग्स तक आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। जो ऊपरी सिस्टम होता है उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, और जो लंग्स वाला हिस्सा होता है जिसमें अंदर एल्वुलाई होते हैं उनको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। सरलता से समझना हो तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन इजीली मैनेजेबल होता है, बॉडी उसको खुद बाहर फेंकना चाहती है, उसमें निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो स्वयं हमारी नाक के माध्यम से और मुंह के माध्यम से बाहर आते हैं। लेकिन यदि कोई भी इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है और उसका लोड अधिक होता है, चाहे वो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल हो, तो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एल्वुलाई होते हैं, 1 मिलीमीटर में कई 100 एल्वुलाई होते हैं, और उनमें वो फाइन गैशियस एक्सचेंज होता है, तो वहां से किसी भी इन्फेक्शन को फेंकना कठिन होता है। और वहां पर यदि कोई वेस्ट पदार्थ, कोई व्यर्थ पदार्थ जमा होते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए घातक है, हमारे प्राणों के लिए भी घातक होता है। हम कोविड में देख रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लेवल पर हमारी शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव रहता है, बहुत स्मार्ट रहता है, और उस समय हमें बुखार मिलता है। तो जब हमें बुखार मिलता है तो कोविड में बुखार शुरू होता है और पीक पे जाता है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि बुखार बहुत अधिक नहीं जाता, लेकिन क्लिनिकली मैंने 103.9, 104 तक भी बुखार देखे। बुखार 3 दिन तक, अंग्रेजी सिस्टम में कहा जाता है कि टेम्परेचर को मॉनिटर करके आप डोलो दीजिए, आप पैरासिटामोल दीजिए, बेसिकली वो वायरल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। यदि हम आयुष चिकित्सा पद्धतियों को देखें तो हम बुखार को एक पॉजिटिव चीज मानते हैं, लेकिन हम उसके पैटर्न को स्टडी करते हैं।
तो बुखार में स्टेप बाय स्टेप राइज होने के साथ साथ हमारी चिकित्सा पद्धतियों के साथ स्टेप बाय स्टेप उसमें फॉल आना चाहिए। मतलब पहले पूरा का पूरा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, जब पीक पे गया, इम्यून एक्टिव सेल्स हाई नंबर में हुए, उन्होंने वायरस को खत्म कर दिया या उसको निष्क्रिय कर दिया, तो धीरे धीरे बुखार नीचे आएगा। अभी एक जो प्रॉब्लम आ रही है, बुखार बढ़ रहा है, हम टैबलेट दे देते हैं, नीचे आता है, वो वापस उसी पीक पे जाता है, और यदि 4 दिन से तीसरे दिन से चौथा दिन होता है तो सब डर जाते हैं, मतलब 3 दिन में भी वायरल लोड कंट्रोल नहीं हुआ है। खैर, इसमें हमें बुखार मिलता है, बहुत शरीर में थकन, टूटन, सूखी खांसी आती। क्यों सूखी खांसी? क्योंकि अभी जो म्यूकोइडल रिएक्शंस वाला पार्ट है वहां पे इन्फेक्शन गया ही नहीं है, शरीर में दर्द है, शरीर का रोग प्रतिकारक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जो इम्यून सिस्टम, जो पुलिस, जो आर्मी 2-4 की संख्या में काम कर रही थी, अचानक पूरा फोर्स हमें लगाना पड़ गया, तो मैलेज तो आना ही है, थकन तो आनी है, टूटन होनी है, और रिपेयर इस समय सबसे ज्यादा होती है। तो आपको तुरंत फूड रिपेरेटिव बना लेना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट पे स्विच ओवर हो जाना है, आपके जो फ्लूइड इनटेक, आपकी हर चीज फ्लूइड होनी चाहिए, आपका हर भोजन तरल होना चाहिए। आप तरल भोजन नहीं खाएंगे, एब्जॉर्प्शन पुअर होगा, क्योंकि आपका एनर्जी स्टेटस पुअर है, अभी आप हाई इम्यून स्टेटस पे। यही चीज सेम वैक्सीन लगने के 2 से 3 दिन बाद तक रहती है, क्योंकि उस समय भी इम्यून मैकेनिज्म एकदम शूट करता है, और इम्यून मैकेनिज्म के शूट करने की वजह से पूरा सिस्टम जो है वो स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, और यही वो वक्त है जब लोग आराम से घूमने लगते हैं और इन्फेक्शन लेके आ जाते हैं। खैर, हमको इस समय व्यक्ति का बुखार नापना है, जैसा मैंने आपको बताया। एंटीपायरेटिक अप्रोच हमें अपने सिस्टम की अपनानी है। होम्योपैथी की एंटीपायरेटिक अप्रोच, जैसा मैंने आपको बताया, सरल है। वो ये कहती है कि बॉडी को उस लक्षण से निपटने में मदद करो। तो यूरिन का आउटफ्लो, स्टूल का आउटफ्लो, कॉफ यदि है तो उसका आउटफ्लो, और नहीं है तो फीवर कंट्रोल की मेडिसिन हम देंगे। ओरल फ्लूइड्स, लिक्विड्स, तरल पदार्थ, पोषण। आपने बार बार सुना होगा जिंक खाइए, आपने बार बार सुना होगा विटामिन सी खाइए, हमारे भोजन में पर्याप्त होते हैं ये। जिंक हर उस कसेली, पालक, हर हल्की कसेली हरी चीज में जिंक होता है। आजकल एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बाजार में है वाइटल जेड के नाम से, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें परिपूर्ण मात्रा में जिंक है, विटामिन सी है, स्वादिष्ट है, बच्चे भी पी लेते हैं, सब पी लेते हैं। ना पिए तो आप अपने भोजन में बढ़ाइए हर चीज को। अब आपको अपने वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट, पल्स, हार्ट रेट, वही पल्स के साथ रिलेटेड होता है, और ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करना है। साथ में अगर आवश्यकता लगे, सूखी खांसी लेटने पर बेचैन करे, यदि व्यक्ति का बुखार हो, एक्सरे चेस्ट करा लीजिए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक फेज में तो एक्सरे चेस्ट बिल्कुल क्लियर होता है, और इस फेज में आपको स्लाइट चेंजेस, वेब लाइक अपीयरेंसेस दिखने लगती है। जैसे ही आपको ये लक्षण आते हैं, आप टेस्ट कराइए, जो कराना है करा लीजिए, लेकिन आप तुरंत प्रोनिंग शुरू कर दीजिए। मतलब पेट के बल जब हम लेट के सांस लेते हैं तो हमारा हार्ट नीचे होता है, लंग्स उसके ऊपर होते हैं, थोरैसिक कैविटी में लंग्स को फूलने की ज्यादा जगह मिलती है, और हार्ट उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता या दबाव नहीं डालता है। तो जो लंग अस्वस्थ है उसको रिपेयर का मौका मिलता है, और ये स्टेज रिपेयर की बेस्ट स्टेज है, क्योंकि अभी यहाँ पर मेजर चेंजेस नहीं हुए। तो इस बात को ध्यान रखें, और 93% से अधिक इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन होना चाहिए। अगला आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन चला गया, मतलब इन्फेक्शन बढ़ गया है। अब यदि 100 लोग संक्रमित हुए हैं तो उसमें से 80 लोग स्वतः ही ठीक हो जाएंगे पहले वाले फेज तक। 100 में से 20 लोग यहाँ पहुंचेंगे। 100 में से जो 20 लोग यहाँ पहुंचेंगे, यदि वो ऑब्जर्वेंट है, अपनी चीजों को बराबर नाप रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनका फीवर डाउन भी आता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की स्टेज में बहुत सारे लोगों का फीवर उतर भी जाता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति ये ध्यान देता है कि उसके शरीर में टूटन अधिक है, उसको उठने बैठने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कंसिस्टेंटली गिर रहा है, हमारा बहुत बार 98 आ जाता है, 97 आ जाता है, मेरा 100 भी आ जाता है, 96 भी आ जाता है, तो हम लोग सोचते होंगे ये क्या हो रहा है। ये सिंपल एक मैकेनिज्म है, जो हमारा पेरिफेरल ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन है इसका मेजर है। तो वो वेरिएशन होता है, थोड़ा छोटा मोटा वेरिएशन प्लस माइनस होता रहे, लेकिन नॉर्मल रेंज पे रहे। कंटिन्यूअसली अगर 12 घंटे की रेंज में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता जा रहा है तो ये अलार्मिंग है, और आप तुरंत सचेत हो जाइए। इस समय, इस स्टेज में जो शरीर के लड़ने वाले सेल्स हैं
वो लड़ने के लिए गोली बंदूक सब चलाते हैं, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और साइटोकाइनिन्स ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, हमारी आर्मी इसको चलाती है। लेकिन जब हम गोली चला रहे हैं तो हम अपने घर में खड़े, अपने लंग में खड़े हैं, और इसी वजह से उनके प्रभाव से हमारे लंग्स में इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पर दवा का दिया जाना, मॉनिटरिंग होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वाली स्टेज यदि हमने कंट्रोल नहीं करी तो व्यक्ति एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाएगा। मतलब लड़ने की इस प्रक्रिया में जितना भी सामान टूटा चुरा गिरा वो सबका सब जाकर उसी जगह पर जमा हो जाएगा और वहां पर वो दुश्मन का काम करेगा। अगेन यहाँ पर हम ये सारी चीजें करेंगे, और मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पर सीटी चेस्ट हो जाना चाहिए। और सीटी चेस्ट हो जाता है तो उसके बाद हम ये देख पाते हैं कि हमारे लंग का कितना हिस्सा इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है। हम आते हैं मॉडरेट से सीवियर केसेस में कैसे हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है, और ये डिसाइसिव होता है। इस समय ये तय हो जाता है कि शरीर रिपेयर की तरफ जाएगा, क्या बोल रही हो, शरीर रिपेयर की तरफ जाएगा या शरीर बिगड़ जाएगा। तो इस समय आता है रोल बहुत महत्वपूर्ण दवाइयों का। मैं कोई पैथी या सिस्टम को एडवोकेट नहीं कर रही हूँ, मैं होम्योपैथी की दृष्टि से आ रही हूँ। होम्योपैथी में एंटी इन्फ्लेमेशन वाली दवाइयां हैं, हमारे पास एंटी वायरल वाली दवाइयां हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स, वो आर्टिकल भी पढ़िएगा प्लीज, जो आपके इम्यून मैकेनिज्म को उसी जगह धक्का लगाएंगी जहां पर उसको धक्के की जरूरत है, पूरा मैकेनिज्म नहीं इवोक करेंगी। और एंटी कोआगुलेशन के लिए भी हमारी दवाएं हैं। आपने सुना भी होगा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में आर्निका का टिंचर हिंदुस्तान के ही नहीं विश्व के सारे स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं, कोई भी उनकी ऐसी इंजरी हो जाती, इवन हार्ट पेशेंट्स लेते हैं। अभी अस्पतालों में एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जाता है स्टेज में, उसका पर्पस यही होता है कि लंग को इन्फ्लेट करें। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम किया। एक्सटर्नल ऑक्सीजन एक बहुत ही सेंसिटिव और खतरनाक चीज है। 4 से 5 लीटर पर मिनट पे शुरू किया है और मैंने पेशेंट्स को 40 लीटर पर मिनट पे भी ऑक्सीजन लेते हुए देखा है। और ऑक्सीजन की वजह से लोगों में होने वाली बेचैनी, बेसब्री और जो उनको घुटन की महसूस वो करते हैं, वो भी एक चैलेंज है। वो ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका सही उपयोग, इसके लिए ट्रेन्ड स्टाफ और इसके लिए सही तरीके से उस ऑक्सीजन का बॉडी में इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्सेप्टेंस आर वेरी सेंसिटिव। जो सबसे आखिरी या खतरनाक स्टेज आती है वो होती है सेप्टिक शॉक की। मतलब जब इतना अधिक हो गया है इन्फेक्शन कि अब उसको काउंटर करने में हमें बहुत तकलीफ हो रही है और हृदय की क्रिया पूरी अफेक्ट हो चुकी है और धीरे धीरे SpO2 गिरता चला जा रहा है। ऐसे में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, प्लाज्मा थेरेपी आप देख सकते हैं। हाई डोज में आपने रेमडेसिविर सुना होगा, 6 इंजेक्शन लगेंगे इतने दिन में, और लोगों को फायदा भी होता है अगर वायरल लोड कम हो जाता है। एंटी कोआगुलेंट, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से हमारी बॉडी में जो थिकनिंग ऑफ ब्लड होता है, इसमें डी डाइमर से वो इंडिकेट होता है, वो एक बहुत ही रिस्की चीज है और आप जान लेंगे कि मृत्यु का कारण मूलतः कार्डियक एक्टिविटी है। तो ये सारी चीजें अब हमने ध्यान में रखी और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम होम्योपैथी के स्तर से होम्योपैथ होके हम कितना मिनिमम ज्ञान लेके मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को दे सकते हैं। जैसा कि अशोक जी भाई साहब ने बताया, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया और यदि आप इसको ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें हमने शुरू से लोगों को सुझाव दिया है कि वो अपनी दवा के साथ, हमने कहीं पे भी चिकित्सक के महत्व को कम नहीं किया है। उसमें कई सारी दवाएं हैं जो मूलतः कवर होती है, लेकिन उसके साथ में उनको कौन सा एडिशनल एफर्ट करना है, पानी की मात्रा, विटामिन सी, कैल्शियम युक्त आहार, धूप लेना है। मतलब हम बेसिकली ऑक्सिलरी सपोर्ट सिस्टम भी जनरेट कर रहे हैं। और आज भी ऑन टुडे 1 मई 2021 मेरे 7 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन परिवार को भरोसा है और वो मेरी मेडिसिन दे रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि उनके परिवारों के कुछ लोग सिवियरिटी से रिटर्न हो गए। इट इज नॉट माय एफर्ट, ये होम्योपैथी का श्रम है। तो आप देख सकते हैं कि शासन के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट निकला है उसमें भी बचाव, माइल्ड केसेस में प्योरली होम्योपैथी, मॉडरेट केसेस में एडजुवेंट का सपोर्ट एज पर रिक्वायरमेंट, और पोस्ट कोविड के पश्चात में हमें क्या करना है इसके ऊपर सुझाव है। अब मैं अपने सबसे महत्वपूर्ण पेज पे आती हूँ, जो मैंने पिछले वर्ष के जनवरी से लेके आज तक शायद प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके, मरीजों के साथ इंटरैक्ट करके
और उनके बहुत करीब से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके पाया है कि इस समय आयुष चिकित्सा पद्धतियों को उनके मूल स्वरूप में प्रैक्टिस करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हम लोगों को डिटेल्ड हिस्ट्री चाहिए होती है। जहां पर हमारा मरीज होता है, अनलेस एंड अनटिल वो माइल्ड हो, मॉडरेट और सीवियर मरीज जो होता है वो अपनी हिस्ट्री देने की हालत में नहीं होता, उसका परिवार उसके साथ नहीं होता। तो हम कुछ चीजें जरूर हैं जो उस पेशेंट से पूछते हैं, जैसे उसकी कोई मेजर सर्जिकल या हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री, उसके ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड रेस्पिरेटरी एलर्जीज या निमोनिया बार बार होने की शिकायत, या ऐसी कोई भी विशेष चीज जो वो हमें बताना चाहेंगे जिससे उनको लगता है कि वो काफी समय तक प्रभावित हुए। हम कुछ अभी मुझ पे भी पूरा प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, मैं स्वस्थ हो गई हूँ पर खांस रही हूँ थोड़ा। तो इसके पूरे पर्सपेक्टिव से मैंने 2 किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही पतली किताबें हैं। डॉक्टर फोर्टियर बर्नोविल की लगभग 150 साल पुरानी एक किताब है इन्फ्लुएंजा पे, जिसमें उन्होंने होम्योपैथ्स को ड्रेनेज मैकेनिज्म सिखाया है। और ये ड्रेनेज मैकेनिज्म आज की कोविड की परिस्थिति की रेड लेटर वर्ड है, क्योंकि ये ड्रेनेज मैकेनिज्म कहता है कि होम्योपैथिक टोटलिटी मिले और उसके ऊपर आप क्रिया कर सके, उसके पहले व्यर्थ पदार्थों का शरीर से निष्कासन सुनिश्चित कीजिए। और इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है कि more than a single remedy is used contrary to the unassisted method, it is the using of simile before the simillimum। ये जो सिमिली है ये ड्रेन करती है और ये करती है, मैंने प्रयोग किया है, मैं इसका उदाहरण दे सकती हूँ। दूसरी किताब जो मैं चाहूंगी हर होम्योपैथिक डॉक्टर पढ़े और फिर मरीज से बात करे, वो है डॉक्टर बोरलैंड की निमोनियाज के ऊपर एक किताब है, जिसमें उन्होंने हर स्टेज पे निमोनिया को कैसे समझना है उसको विस्तृत रूप से बताया है। उसमें इंसिपिएंट मतलब एसिम्प्टोमेटिक, फ्रैंकली डेवलप्ड जिसको हम मॉडरेट कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड एंड डेफिनेट ब्रोंको निमोनिया यानी कि जो सीवियर केसेस है, और लेट स्टेजेस मतलब जो कि सेप्सिस वाली स्टेजेस है, उन सब में उन्होंने स्पेसिफिक ड्रग्स अप्रोच और ऑब्जर्वेशंस को वर्णित किया है। ये व्यक्ति को खुद पढ़ना पड़ेगा, मैं किसी के लिए नहीं पढ़ के दे सकती हूँ। हम सबके पास अपनी मटीरिया मेडिका थेराप्यूटिक्स की नॉलेज है, उसके साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंत में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सेक्शन दिया है थेराप्यूटिक इंडेक्स पे। बुखार यदि इतने से इतने के बीच में है तो ये 5 दवाओं पे विचार करो। यदि व्यक्ति लेटने पर बहुत बेचैन हो रहा है तो बहुत ही पतला है, इट इज अ वेरी थिन बुक, इतनी पतली किताब देखिए। और ये जो किताब है इसके आखिर में दिया हुआ सेक्शन वो इतना स्पेसिफिक है कि यदि किसी चिकित्सक ने इसको ढंग से पढ़ा है तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम है। मैं आपको पुनः बता रही हूँ, मैं इन्हीं का प्रयोग कर रही हूँ पिछले 2 साल से। और इसके नीचे मैंने लिस्ट उन ऐसी दवाओं की दी है जो शायद हमारे होम्योपैथिक बंधु गौर नहीं कर रहे हैं और जो कि बहुत रामबाण सिद्ध होगी। एस्पिडोस्पर्मा नामक जो दवा है उसके ऊपर आयुष मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि वो ऑक्सीजन का सप्लीमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लीमेंट विश्व की किसी दवा में नहीं। लंग्स में पैथोलॉजिकल चेंजेस, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज और कंसोलिडेशन होने के बाद उसका रिवर्सल करना किसी दवा के लिए संभव नहीं है, वो बॉडी खुद करती है, उसका मिनिमम टाइम 3 से 6 महीने है। लेकिन अगर बॉडी की ब्रेन को स्टिमुलेट करना है, डॉक्टर बोरिक और डॉक्टर हेल ने बहुत अच्छा लिखा है कि यदि आपको लाइफ सेविंग मैकेनिज्म के तौर पे थोड़ा सा भी स्टिमुलेशन ब्रेन को देना है जिससे बॉडी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन करे। हमें पता है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हर सेल में है, लंग्स तो उसका एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए एस्पिडोस्पर्मा एक कारगर दवा है और आज भी मैं उसको 5 मरीजों में दे रही हूँ जिसमें वो इंडिकेटेड है। ये बात बिल्कुल सही है कि दवाओं को चिकित्सकों के बिना परामर्श के नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये तथ्य बिल्कुल गलत है कि एस्पिडोस्पर्मा ऑक्सीजन बढ़ाने में काम नहीं करती है। मेरे पास इसके स्वयं के तथ्य हैं। इसके बाद हमारी दवाएं हैं सल्फर और सोराइनम जो बहुत प्रभावकारी हैं। किस स्टेज में? जब व्यक्ति में सोरा डोमिनेट कर रहा है, उसका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको हम पायरोजिनम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। वो पेशेंट की परफॉर्मेंस पे हम देखते हैं। खून में यदि बदलाव आ रहे हैं, डी डाइमर बढ़ रहा है, तो आर्निका और फेरमफॉस लीडर्स हैं। इन्फेक्शन बहुत हाई है
पैरामेट्रिक कंट्रोल नहीं है तो हमको हेपरसल्फ और साइलेशिया के बारे में सोचना चाहिए। मैं स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बोल रही हूँ, मरीज आपने ही देखा है, निर्णय आपको ही लेना है। मैं सिर्फ वो मेडिसिन बता रही हूँ जो मुझे इन 2 सालों में बहुत उपयोगी लगी। तो इसी तरह से मैंने इस पूरे के पूरे कोविड के समय को इज्जत के साथ निकाला है और अपने और होम्योपैथी दोनों के लिए सम्मान प्राप्त किया है। और मेरा एक बहुत बड़ा अनुरोध है कि जो पोस्ट कोविड मैकेनिज्म है, जो फाइब्रोसिस की कंडीशन है, जो लेथार्जी है, जो शुगर पेशेंट्स में हो जा रहा है स्टेरॉइड्स की वजह से, वो एक बहुत ही पोटेंशियल सेगमेंट है जिसके लिए हमको पूरा एक सत्र करना पड़ेगा और जिसमें होम्योपैथी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन वो वाइटैलिटी को एनहांस कर रहा है, आपके अंदर की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। और निश्चित रूप से दुनिया का कोई मेडिकल सिस्टम कंप्लीट नहीं है, दुनिया की कोई वैक्सीन, कोई प्रोटेक्शन कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें समग्र रूप से कार्य करना होगा। और जैसे भारत में हम वसुधैव कुटुंबकम के नियम का पालन करते हैं और हर एक व्यक्ति को अपना मानते हैं, तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि जैसे हमारे देश का योग जब विदेशों में जाता है, हमारी नेचुरोपैथी की बात, मुझे सौभाग्य हुआ 2-3 जगह जाने का, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप के कई देशों में, वहां पर लोग नेचुरोपैथी की बातें करते हैं, सुबह मुझे बताते हैं कि वो क्या प्रयोग करते हैं, योग के बारे में बताते हैं, कई लोग तो पढ़ाते हैं, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। उसी प्रकार से होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियां जिनका जन्म यद्यपि विदेश में हुआ, लेकिन जो निश्चित रूप से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के समान है, उनको अपनाने में हम शासन के स्तर पे भी और अधिक प्रयत्न करें, तो शायद आने वाले समय में हम इस प्रकार की महामारी को और अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। आप सबने मुझे बहुत समय दिया और शायद मैंने आपके समय का सम्मान किया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। और हाँ, चलिए सर भी जुड़ चुके हैं। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना समय जाया किए आज की ब्यूटी ही आज की मेरिट ही हमारी डीमेरिट हो गई। 100 लोग जुट गए तो हमारे मुख्य वक्ता नहीं जुट पा रहे थे, बड़े परिश्रम से वो जुटे हैं। तो मैं बिना समय जाया किए मैं सीधे उनको आमंत्रित करता हूं और केवल उनका संक्षिप्त परिचय देता